नमस्कार दोस्तों, छलांग क्लासेस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो आज बीपीएससी 72 का डे फर्स्ट है और आज से हम लोग जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और जो है जनवरी एवं फरवरी से जुड़े करेंट अफेयर्स को करेंगे। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग हिस्ट्री को पूरा ना पढ़ लें, पॉलिटी को, और जो है करेंट अफेयर्स तो लगातार चलता ही रहेगा और साथ ही साथ बिहार स्पेशल, यानी 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे इस सीरीज के माध्यम से। और आज डे फर्स्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास लगभग 3 घंटे का होगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और साथ ही साथ जो है करेंट अफेयर्स का होगा। और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे ही करें जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक लगभग 100-120 क्वेश्चन पर डे आप लोगों को कराया जाएगा। इसमें जो है करीब आपको 50 क्वेश्चन नए तरीके के होंगे और लगभग जो है 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिहार के एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए हैं। तो किस तरह का पैटर्न होगा? पैटर्न इस तरह का होगा कि पहले हिस्ट्री होगा और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वो होगा। उसके बाद जो है जो अभी तक पूछे गए हैं एक चैप्टर से 40-45 क्वेश्चन, जैसे 1857 के विद्रोह से बिहार के एग्जामिनेशन में बिहार पुलिस से लेके बिहार दरोगा और बीपीएससी तक के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें से 50 क्वेश्चन होंगे और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन नए होंगे जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है लेकिन अभी तक छूट गए हैं, जिसको अभी तक पूछा नहीं गया है या फिर पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पढ़ने की का क्रम क्या होगा? क्रम ये होगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है। 1857 की क्रांति के जो है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण क्या थे। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। विद्रोह कहाँ शुरू हुआ और कहाँ विद्रोह जो है किस प्रकार से शुरू हुआ, किस राज्य में किस प्रांत क्षेत्र में विद्रोह का संचालन कौन कर रहा था और विद्रोह का दमन किसने किया, किस तरह से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं मेरठ में किस तरह से शुरू हुआ, मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया। उसके बाद जो है असल में विद्रोह हम लोग 10 मई को देखते हैं बैरकपुर में शुरू हुआ। तो इसको देखते हुए फिर हम लोग अंतिम रूप से पहुंचेंगे कि विद्रोह का जो है 1857 के विद्रोह के बारे में किस जो है इतिहासकार ने क्या कहा। इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोग जैसे जैसे चैप्टर को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो है इससे रिलेटेड सवाल को भी देखते जाएंगे। और जब हम लोग पूरा देख लेंगे तो अंतिम में हम लोग ये देखेंगे कि 1857 से रिलेटेड आज तक जो है बिहार के कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है और उसको सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं 1857 का जो है महासंग्राम। हम लोग देखते हैं कि किस तरह 1757 से लेकर 1857 तक के बीच में जो है कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1757 में ही अंग्रेज जो है प्लासी के युद्ध के माध्यम से जो है बंगाल पे कब्जा करता है और इसके बाद जो है लगातार धीरे-धीरे अंग्रेजों के पास धन इकट्ठा होना शुरू होता है। और जो है 1857 हम लोग देखते हैं कि 1773 से जो है अंग्रेजों द्वारा लगातार नियम लाए जाते हैं और उस नियमों के अनुसार किस तरह से लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है। बेलेजली का चाहे वो सहायक संधि हो या फिर जो है ये क्या कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत हो, डलहौजी का हड़प नीति हो, इन सब चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे कि किस तरह से ये माहौल बना कि 1857 जैसा विद्रोह पैदा हुआ। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार 1857 के विद्रोह होने का राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपमान और विश्वासघात हुआ। जैसे क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह।
जफर, बहादुर शाह जफर का अपमान हुआ और बहादुर शाह जफर को यह बता दिया गया कि मृत्यु के बाद, बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद अब जो है मुगल शासक का कोई भी मुगल उत्तराधिकारी जो है लाल किले में नहीं रहेगा, उसे लाल किले से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो लाल किले से निष्कासित होने का डर भी था बहादुर शाह जफर में। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह अन्य अन्य प्रांत में, जैसे हम लोग देखते हैं कानपुर में नाना साहब का पेंशन बंद हो गया था। अवध के नवाब, अवध को जो है कुशासन के तहत जो है किस तरह जो है अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश साम्राज्य में घोषित ये विलय कर लिया गया था। तो ये सब कारण थे, इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप क्या हुए, आखिर ऐसा अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या नियम लाया गया सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हालांकि ये सब अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफिंग, इसको ब्रीफ रूप में जानते जाएंगे कि आखिरकार ये 1857 की क्रांति को जन्म किस तरह से दिया है। तो सामाजिक कारण, धार्मिक कारण जानेंगे, आर्थिक कारण जानेंगे, सैनिकों में किस तरह आर्थिक असंतोष पैदा हो गया, और फिर हम लोग देखेंगे कि चर्बी वाले कारतूस जो है, जो तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का, वो 1857 की क्रांति को भड़काने में किस तरह से अपना योगदान की निभाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1857 क्रांति की योजना क्या थी, 1857 की क्रांति के जो है प्रतीक चिन्ह क्या थे, इसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली में किस तरह से नेतृत्व किया गया, अवध में और जो है लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किस तरह से विद्रोह का नेतृत्व किया गया, इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कानपुर में विद्रोह, झांसी में विद्रोह, बिहार में विद्रोह। चूंकि हम लोग बिहार से स्पेशल पढ़ रहे हैं, बिहार से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से जो है कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया, और इसमें उनका भाई अमर सिंह भी उनका साथ दे रहे थे। तो ये सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सा कारण था कि 1857 का विद्रोह के बाद जो है ये विद्रोह इतना व्यापक रूप से जो है ऊपर उठा, लेकिन बावजूद इसके इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। कौन कौन क्षेत्र में विद्रोह हो रहा है, वहीं हम लोग देखते हैं भारत का 3 हिस्सा, ये भाग, ये भाग, ये भाग किस तरह विद्रोह से दूर है। वहीं हम लोग देखते हैं दिल्ली, अवध, बिहार, जो है कलकत्ता, ये सब जल रहा है, लेकिन वहीं ये सारा क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है विद्रोह से बिल्कुल बचा हुआ है। इसके क्या कारण थे, तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1757 से 1857 में क्या क्या हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि 1757 में पलासी का युद्ध होता है। पलासी का युद्ध हालांकि एक धोखे का युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जो है बंगाल के नवाब को धोखा दे दिया जाता है, उसके ही जो है सेनापति मीर जाफर के द्वारा, और जो है मीर जाफर के द्वारा उसको धोखा देके जीत लिया जाता है 1857 में, और अंग्रेजों के द्वारा लगभग अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पे कब्जा हो जाता है। इसको हम लोग विस्तार से 1857 की क्रांति चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से देखेंगे। जब तक आप ये समझ लीजिए कि धोखे से अंग्रेज के द्वारा 1857 की क्रांति में 1757 में पलासी के युद्ध में अंग्रेजों अपने अंतर्गत कर लेता है। अपने अंतर्गत करने के बाद यहाँ से अंग्रेजों को पैसा मिलने लगता है, और जब पैसा मिलने लगता है तो अब अंग्रेज जो है कुछ सामान जो खरीद रहा है वो बंगाल के पैसे से ही खरीद रहा है और ब्रिटेन भेज रहा है, जिससे भारत में पैसे की कमी हो रही है, चीज़ों की कमी हो रही है। धीरे धीरे भारत का व्यापार नष्ट हो रहा है। तो ये देखेंगे कि 1757 से लेकर 1857 के बीच ऐसे बहुत सारे नियम अंग्रेजों के द्वारा लाए गए, जो नियम जो है भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय समाज के लिए बहुत ही दुष्प्रभावी था। उनके समाज के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ रहा था। तो इसी क्रम में लोगों के अंदर इन सारे नियमों को लाना और भारतीयों पे थोप दिया जाना, चूंकि भारतीय लोग अभी उस नियम के लिए तैयार नहीं थे और वो नियम बहुत जगह पर शोषणकारी नियम था। तो ये विद्रोह जो है इन्हीं सारे नियमों के साथ 100 साल का गुस्सा था। करीब 1757 से लेकर 1857 के बीच 100 साल तक जो लगातार भारतीय लोगों का शोषण किया गया,
1857 में ये 100 साल का गुस्सा था जो चर्बी वाले कारतूस के बहाने अब भारतीयों के द्वारा जो है चर्बी वाले कारतूस के बहाने 1857 के विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आया। तो इन चीजों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करते जाएंगे। चूंकि मैं जानता हूं अगर आप बीपीएससी 72 देने वाले हैं तो आप जाहिर सी बात है 1857 की क्रांति को एक बार पढ़ चुके होंगे, और अगर आप पढ़ लिए हैं तो इसे आप क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते देखते और रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। टोटल 1857 की क्रांति से रिलेटेड 25 और 45 टोटल 80 क्वेश्चन के लमसम हैं। आपको ये पूरा सवाल करने के बाद 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं बचेगा। ये मैं बहुत ही क्या उसको कहिए कि बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूं। हालांकि अब क्या होगा एग्जामिनेशन में ये मैं 100% नहीं बता सकता हूं, लेकिन लगभग 90 से 95% 1857 से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान से देखिए। और पहला क्वेश्चन है 1857 के पूर्व विद्रोहों और असंतोष के कारणों पर विचार कीजिए। 1757 के बाद अंग्रेजों की व्यापारिक एकाधिकार नीति ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। क्या यह कथन सही है? अगला कथन हम लोग देखते हैं, सन्यासी विद्रोह और संथाल विद्रोह जैसी शुरुआती नागरिक विद्रोह केवल धार्मिक कारणों से प्रेरित थे, इनका आर्थिक शोषण से कोई लेना देना नहीं था। इसके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत है। इसको देख के आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए अगर आपने पढ़ा है तो। जाहिर सी बात है आपने जवाब ढूंढ लिया होगा। 1857 के बाद अंग्रेजों के व्यापारिक एकाधिकार नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है। 1757 के बाद अंग्रेजों के द्वारा अनेक नियम लाए गए। अंग्रेजों के व्यापार पे, अंग्रेजों की खेती पे कर लाया गया। उसी कर के पैसे से जो है अंग्रेज जो है कच्चा माल खरीदते थे और यूरोपीय बाजार में बेचते थे, और यूरोपीय बाजार से उस कच्चे माल से मशीन के द्वारा जो चीज बनता था उसे भारत लाया जाता था और उसे भारत में कम दाम पे बेचा जाता था। ऐसी स्थिति में भारत में जो मैनुअली काम हो रहा था, जो कि मतलब समझ लीजिए हथकरघा के द्वारा जो कपड़े बनाए जा रहे थे, मैनुअली चीजों का दाम महंगा था भारत में। तो जब भारत में उसका दाम महंगा था तो जाहिर सी बात है लोग गरीबी से गुजर रहे हैं तो वो अंग्रेजी सामान खरीदते थे। तो दोनों ही तरफ से, एक तो अंग्रेजों के द्वारा कर के माध्यम से पैसा आ रहा है, और दूसरा जो है अंग्रेज अब जो है भारत से कच्चा माल मेरे ही कर के पैसे से खरीद के ले जा रहे हैं और वहां से उसी कच्चे माल का जो है सामान बना के ला रहे हैं और उसको बेच के पैसा ले रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में अब पैसा अंग्रेजों के हाथ जो है यूरोप जाने लगा। भारत में भारतीयों के पास पैसा नहीं है चीजों को खरीदने के लिए, और जो है उनका आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है। लोग ऋण जाल में फंस जा रहे हैं, साहूकारों से एक बार ऋण ले रहे हैं और इतना कर हो जा रहा है कि चुका नहीं पा रहे हैं, तो जीवन भर एक ही कर को चुकाने में लगे पड़े हैं, ऋण जाल में फंसे हैं। एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरे जगह और ऋण ले रहे हैं, दूसरा ऋण को चुकाने के लिए तीसरे जगह ऋण ले रहे हैं, तो ऋण जाल में फंस रहे हैं। क्या कहते हैं, ये जो है हथकरघा व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो कथन एक बिल्कुल सही है और इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का भी प्रयास कर दिया। दूसरा नंबर है कि सन्यासी और संथाल विद्रोह जैसे शुरुआती नागरिक विद्रोह केवल धार्मिक कारणों से प्रेरित थे, इनका आर्थिक शोषण से कोई लेना देना नहीं था। यह बिल्कुल गलत बात है। जो है सन्यासी विद्रोह और संथाल विद्रोह धार्मिक रूप से तो प्रेरित थे ही, अंग्रेजों द्वारा उनके धार्मिक चीजों में तो हस्तक्षेप किया गया है, साथ में उनके व्यापार और कृषि पे भी वो किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने उनके झूम की ऋषि को बंद करवा दिया,
उन पे ज्यादा कर लगा दिया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब चीजों के कारण ही जो है संथाल और सन्यासी जैसे विद्रोह हुए। तो ये कहना कि सन्यासी विद्रोह और संथाल विद्रोह सिर्फ धार्मिक रूप से प्रेरित विद्रोह थे, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कथन एक गलत होगा और कथन एक सही होगा और कथन दो बिल्कुल गलत होगा। तो केवल कथन एक सही है आपका जवाब होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला और दूसरा सवाल आप लोग देखिए कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सगर फैला हुआ था समान रूप से। दूसरा है कि विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण था कि आधुनिक शिक्षित भारतीय और देशी रियासतें जैसे सिंधिया और निजाम ने विद्रोह में साथ देने के बजाय अंग्रेजों का समर्थन किया। तो इन दोनों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए कि इन दोनों में क्या कारण था। यह विद्रोह भारत के सभी भाग में, बिल्कुल सभी भाग में नहीं फैला हुआ था। कुछ क्षेत्र जो है उत्तर भारत के क्षेत्रों में, वो भी ज्यादातर उत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी नहीं, पूर्वी क्षेत्र में बिहार, बंगाल, अवध, इन क्षेत्रों में ज्यादा मजबूती से ये विद्रोह चल रहा था। वहीं जो है पंजाब, हरियाणा, ऊपर जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र में, और नीचे हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्र में इस विद्रोह का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये कथन बिल्कुल गलत है। और ये कथन बिल्कुल सही है कि विद्रोह के विफलता का प्रमुख कारण ये था कि हर क्षेत्र का लोग, हर समाज का लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। कुछ लोग जो शिक्षित वर्ग के थे, उन्हें लग रहा था कि मैं ठीक से अंग्रेजों के जो है टुकड़ों पे पल रहा हूँ, खा कमा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरी है इस विद्रोह में पढ़ने का। तो उन लोगों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। वहीं कुछ लोग जो अंग्रेजों की वो चापलूसी कर रहे थे, कुछ रियासतों के लोग, तो वो लोग भी इस विद्रोह में साथ तो नहीं ही दिया, साथ ही भारतीय जनता और भारतीय सेना के विरुद्ध ये लोग 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। तो जाहिर सी बात है कि कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो आंसर केवल 2 होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि 1857 की विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण को हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले बेलेस्ली की सहायक संधि हुई। तो सहायक संधि क्या है, इसको ब्रीफिंग में आप समझ लीजिए कि सहायक संधि के माध्यम से जो है किसी भी राज्य के अंदर एक समझौता किया जाता था, जिस समझौते के तहत उसके जो है आसपास के जो है क्षेत्र में को जो है घेर लिया जाता था और अंग्रेजी सेना के तहत जो है देशी रियासतों को मदद करने की बात कही जाती थी। और इस नीति के तहत जो है राजा का मतलब जो भी रियासत था उसके बदले में सेना जो है अंग्रेज रखते थे, और इसी माध्यम से भारतीय रियासतों को कमजोर कर दिया गया। वहीं हम लोग 1857 की क्रांति पे ज्यादा मजबूत प्रभाव किसका पड़ा, तो राजनीतिक कारण में हम लोग देखते हैं डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उस नीति के तहत जो है डलहौजी के द्वारा नियम लाया गया कि कोई भी राजा ऐसा है, रियासत ऐसा है जिसमें जो है जिस मतलब रियासत के जो है राजा है उनके अपने पुत्र नहीं हैं, तो वो गोद लेके या दत्तक पुत्र को जो है राजा नहीं बना सकता है। अगर उसका खुद का पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका राज्य अंग्रेजी शासन के अधीन चला जाएगा। तो ऐसी ही स्थिति में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सतारा को मिलाया गया, सबसे पहले सतारा को, उसके बाद हम लोग देखते हैं संभलपुर को, उसके बाद हम लोग देखते हैं उदयपुर को, 3 नंबर पे हम लोग देखते हैं उदयपुर को, उसके बाद हम लोग देखते हैं झांसी को, उसके बाद हम लोग देखते हैं झांसी के बाद नागपुर को, और हम लोग छठे स्थान पे देखते हैं, छठे नंबर पे 1800
1854 ईस्वी में जो है क्या कहते हैं, अवध का विलय हो जाता है। और अवध का विलय, कई बार ये पूछा जाता है कि क्या अवध का विलय भी इसी कारण से हो गया था कि अवध के जो है शासक का अपना पुत्र नहीं था? तो बिल्कुल नहीं, अवध के शासक का अपना पुत्र था, लेकिन जब अंग्रेजों को लगा कि इसको व्यापगत के सिद्धांत के तहत, हड़प नीति के तहत नहीं मिला सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जिसे कहा जाता है उसके तहत, तो अंग्रेजों के द्वारा, डलहौजी के द्वारा जो है अवध पे कुशासन का आरोप लगा दिया गया और कहा गया कि अवध में जो है शासन ठीक से नहीं चल रही है, ऐसी स्थिति में अंग्रेजों द्वारा यहाँ ठीक से शासन चलाया जाएगा। तो इसीलिए व्यापगत का सिद्धांत के तहत 1854 में जो है, सॉरी 1856 में, माय मिस्टेक, 1856 में जो है इसको मिला लिया गया अवध को। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के सही मिलान क्या है? तो सबसे पहले है ये सतारा। तो सतारा जो है 1848 में, यानी कि 3। बी में हम लोग देखते हैं संभलपुर, बी 1849। 1 सी हम लोग देखते हैं क्या 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 सी, झांसी, झांसी 1854। तो 2 और डी में हम लोग देखते हैं 1853 नागपुर। अच्छा, झांसी 1853, सॉरी, अच्छा ये हो गया। ए सतारा 1848, संभलपुर 1849, झांसी 1853 4 और नागपुर 1854 2। तो इसको हम लोग मिलाते हैं 1 4, सॉरी हाँ 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो यानी ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सतारा को, उसके बाद संभलपुर को, उसके बाद झांसी को और उसके बाद नागपुर को जो है व्यापगत के सिद्धांत के तहत मिलाया गया। वहीं व्यापगत के सिद्धांत के तहत ही जो है अवध पर 1856 में हम लोग ने बात की, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर उसे जो है मिला लिया गया। डलहौजी की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के तहत अवध का विलय किया क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। करौली एकमात्र ऐसा राज था जिसके विलय के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने पलट दिया था और डलहौजी को उसे वापस करना पड़ा था। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अवध को जो है, अवध को व्यापगत के सिद्धांत में इसलिए नहीं मिलाया गया कि वाजिद शाह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। तो अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया गया था, उसके उत्तराधिकारी थे। वहीं करौली एकमात्र ऐसा राज था जिसको मिला लेने के बाद जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसे पलट दिया और उसको वापस करने को कहा। तो केवल 2 सही होगा। वहीं हम लोग देखते हैं पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं, सबसे पहले किसको मिलाया गया? तो मैंने कहा सबसे पहले सतारा, उसके बाद संभलपुर, सतारा के बाद संभलपुर, संभलपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद झांसी, झांसी के बाद जो है, झांसी के बाद नागपुर, नागपुर के बाद अवध। तो इसको याद रखेंगे हम लोग और यहाँ देखेंगे सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर। हाँ ठीक है, सतारा झांसी नहीं होगा, सतारा नागपुर उदयपुर झांसी तो ये आंसर सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं विद्रोह को आगे कैसे, आगे किस तरह से जो है और लोग विद्रोह के लिए जो तैयार हुए। हम लोगों ने बात की कि बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेजों द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया कि अब जो है बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन जो है दिल्ली पे अपनी हुकूमत करेगी और बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को अब लाल किले में रहने की अनुमति नहीं होगी। तो इस कारण से भी बहादुर शाह बिल्कुल परेशान थे। बहादुर शाह को पता था कि हमारे चले जाने के बाद अब लाल किला से मुगल शासन की समाप्ति होने वाली है, तो इस कारण से ये भी विद्रोह में शामिल हो गए।
हालांकि विद्रोह में जब इनके पास लोग आए 11 मई को हम लोग देखेंगे, तब इनको दबाव बनाया गया इन पे और इनको बोला गया कि अब आपको ही जो है हम लोग अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनते हैं, तो ये शामिल हुए। लेकिन ये भी शामिल हुए, नाना साहब का पेंशन बंद हो गया, नाना साहब को का पेंशन बंद होने से वो नाराज थे और विद्रोह में शामिल हुए। अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया, इसे भी हम लोगों ने देखा। सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि सती प्रथा, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतर और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से पारंपरिक शिक्षा को जो है अब जो है कम तवज्जो दिया जाने लगा और लगभग खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा। तो इससे भी भारतीय लोग जो भारतीय शिक्षा को अच्छा मानते थे वो नाराज थे। तो 1857 के विद्रोह के सामाजिक धार्मिक आधार पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह को सामाजिक धार्मिक आधार पर, तो 1850 में लेक्स लोकी अधिनियम ने हिंदू उत्तराधिकार कानून को किस प्रकार संशोधित किया कि इस प्रकार संशोधित किया कि एक बार और दूसरे पढ़ते हैं क्योंकि हाँ आप देखिए 1850 के लेक्स लोकी अधिनियम ने हिंदू उत्तराधिकार, सॉरी यार ये ठीक नहीं है, 1850 के लेक्स लोकी अधिनियम ने हिंदू उत्तराधिकार कानून को इस प्रकार संशोधित किया कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति भी पैतृक संपत्ति के अधिकारी बने रहे या हकदार बने रहे। उसके बाद दूसरा कथन है कि 1856 के सामान्य सेवा भर्ती नियम उच्च जाति के सिपाही वर्ग में आक्रोश पैदा किया क्योंकि समुद्र पार यात्रा करना अनिवार्य थी, जिसे उस समय के समाज में धर्म के विरुद्ध माना जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करना और लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाना विद्रोह का तात्कालिक एवं धार्मिक कारणों में प्रमुख थे। तो इसका जवाब आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लेक्स लोकी अधिनियम जो है बिल्कुल 1850 में लाया गया और इसमें बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है तो पहले से जो भारत में नियम चल रहे हैं कि अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो उनका जो है वो संपत्ति का अधिकार जो है खत्म हो जाता है, वो अब नहीं होगा। तो इस नियम के माध्यम से वो चाह रहे थे कि जितना ज्यादा संख्या में हो सके जो है लेक्स लोकी अधिनियम के तहत हिंदू जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए और उनका संपत्ति का आधार भी बना रहे, अधिकार भी बना रहे। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई बनेंगे। तो ये भी एक तरह से जो है धर्मांतरण का जो है प्रयास था, इसे भी लोग समझ रहे थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। वही देखते हैं हम लोग सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम एक्ट जो है 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया है। उसमें नियम कर दिया कि देखो भाई, जो तुम अपना नियम कानून जो झाड़ रहे हो कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगा, समुद्र पार यात्रा नहीं करूंगा, ये सब अब नहीं चलेगा। अगर आपको भर्ती होना है तो एक ही शर्त पे आपको भर्ती होना है कि अब आपको जो है समुद्र पार यात्रा भी अगर करने की जरूरत पड़ी तो करनी पड़ेगी। तो इससे भी भारतीय लोग परेशान थे, क्योंकि उनको जब वो समुद्र पार यात्रा करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे। और इनको लगने लगा था कि अब जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग हिंदू धर्म को छोड़ दें और ईसाई धर्म को मान ले। तो ये इस बात से नाराजगी तो थी ही। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंध करना और लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाना विद्रोह का तात्कालिक कारणों में से प्रमुख कारण थे। तात्कालिक कारण, इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, कोई गलत नहीं है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह को बंद कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये दोनों तात्कालिक कारण नहीं थे। तो कथन 1 और कथन 2 सही होगा, कथन 3 गलत हो जाएगा। तो कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही होगा।
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से लगभग आपने पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की प्रयास की होगी। लेक्स लोकी अधिनियम 1850, लेक्स लोकी अधिनियम 1850 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करने का रहा? इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया कि व्यक्ति धर्म परिवर्तन होने पर उसके विरासत सुरक्षित रहेंगे। ये मैंने अभी तुरंत बताया कि ये बिल्कुल सही बात है कि सुरक्षित रहेंगे। यह अधिनियम केवल मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी तक सीमित रहेगा, पूरे भारत पर नहीं। तो ये गलत है, पूरे भारत पर यह अधिनियम लागू होगा। तो जाहिर सी बात है कथन 2 बिल्कुल गलत है। वहीं कथन 3 हम लोग देखते हैं, भारतीयों ने इस कानून को ईसाईकरण की दिशा में अंग्रेजियों का एक सुनियोजित कदम बताया, ईसाईकरण के दिशा में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। भारतीयों को लग गया कि इस कदम के माध्यम से अंग्रेज चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म की ओर आगे बढ़ें। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो कथन कौन कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 3 सही है। सॉरी 3, हाँ, कथन 1 और 3 हाँ है, ऑप्शन में है 1 और 3 सी आंसर होगा इसका, सी आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इन सब चीजों से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में लिख दें, मैं उसे देखकर अगला वीडियो में इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक संकट में सैन्य असंतोष क्या था। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा इतनी सारी समस्या पैदा कर दी गई थी और जाहिर सी बात है अंग्रेजों में ज्यादातर अंग्रेज जो थे वो किसान परिवार से आते थे। किसानी खेती में से उनका परिवार चलता था और कुछ पैसा वो इधर सेना से भी कमाते थे, लेकिन ज्यादातर लोग किसान परिवार से थे। ऐसी स्थिति में भारत में हस्तशिल्प का बिल्कुल खत्म कर देना, कृषि व्यापार आदि चीजों पर इतना ज्यादा कर का बोझ लगा देना, तमाम किसान जो है, ज्यादातर किसान परिवार से सैनिक थे और जितने भी किसान परिवार के सैनिक थे उनको दिख रहा था कि उनके परिवार में अब गरीबी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किसानी से अब एक पैसा घर में नहीं आ रहा है। तो इन चीजों से जो है सेना के अंदर, मतलब सैनिकों के अंदर एक अलग गुस्सा था और यही गुस्सा कारण था, आर्थिक कारण था विद्रोह का। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। हस्तशिल्प का विनाश, किसानों पर भारी सैनिकों, भारतीय सैनिक वर्दी में किसान थे, मैंने बताया। कम वेतन, कोई पदोन्नति नहीं मिल रहा था कि अब भारतीय सैनिकों को भी जो है अच्छे से अच्छे सैनिक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बावजूद इसके उससे कमजोर सैनिक भी अगर ब्रिटिश के हैं तो उनको पदोन्नति मिल रहा था, अच्छा वेतन मिल रहा था। इनको ना अच्छा वेतन ना पदोन्नति। और मैंने बताया 1856 के अधिनियम के माध्यम से 1856 में ये नियम तय कर दिया गया कि अब आपको जरूरत पड़ने पर समुद्र पार की यात्रा भी करनी पड़ेगी, इसमें आपको किसी तरह का कोई छूट नहीं मिलेगा। तो अगला और 8वां सवाल हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के आर्थिक सैन्य आधार पर विचार कीजिए, आर्थिक और सैनिक आधार पर विचार कीजिए। कथन पहला है, 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ने भारतीय सिपाहियों के लिए समुद्र पार सैन्य सेवा को अनिवार्य बना दिया तथा तत्कालीन समाज में सामाजिक बहिष्कार का कारण माना जाता था। बिल्कुल सही बात है। अगला कथन हम लोग देखते हैं, 1852 के इनाम कमीशन का मुख्य उद्देश्य उन जमींदारों को पुरस्कृत करना था जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा दिखाई। बिल्कुल गलत बात। इनाम कमीशन ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा दिखाने वालों के लिए नहीं आया था, ये असल में जमींदारों के लिए एक सजा के तरह था, जमींदारों से जमींदारी छीन गई थी। तो ये कथन 2 बिल्कुल सही नहीं होगा। 3, प्रसिद्ध इतिहासकार एरिक स्टोक्स ने 1857 के विद्रोहियों को वर्दीधारी किसान कहा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक संकट का सीधा असर सेना पे पड़ता था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही है।
तो आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आगे हम लोग आप चर्चा करते हैं कि 1857 की क्रांति का असल में तात्कालिक कारण क्या था, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। पहले जो है भारतीय सेना जो है ब्राउन वेस राइफल का प्रयोग करते थे। 1856 के दिसंबर के आसपास जो है ब्राउन बेस राइफल को बदल के रॉयल इनफील्ड राइफल को लाया गया, और रॉयल इनफील्ड राइफल को लाते ही जो है भारतीय सैनिकों में एक अफवाह फैल गई कि भारतीय सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि ये जो ब्राउन बेस राइफल की जो गोली है उसमें जो बारूद भरा जाता है, उस बारूद का जो कैप्सूल है, गोली है, उसके ऊपर जो परत लगा हुआ है वो क्या कहते हैं, गाय और सुअर की चर्बी का है। तो गाय और सुअर की चर्बी का होने के कारण अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लिए, एक समुदाय के लिए गाय के मांस को मुंह से लगाना पाप है, दूसरे समाज के लिए सुअर को जो है हराम है। तो ऐसी स्थिति में अब दोनों ही समाज को ऐसा लगने लगा, दोनों ही समाज के लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये बहुत ही गलत बात है, ये अंग्रेज अब हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये इस तरह से हमारे धर्म को नष्ट करके हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। तो कभी भी पूछा जाए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो हमेशा ही याद रखें कि कारण बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से तात्कालिक कारण था कि चर्बीदार कारतूस। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग सवाल पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनफील्ड राइफल के कारतूसों में चर्बी का मुद्दा केवल एक कोरी अफवाह थी, इसका कोई तकनीक आधार नहीं था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था, लेकिन उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के बजाय सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम का विरोध किया था। दूसरा कथन है। और तीसरा कथन है, लॉर्ड कैनिंग ने इस संकट को भांपते हुए विवादास्पद कारतूस को वापस लेने और सैनिक को अपनी चिकनाई खुद बनाने की अनुमति देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, पहला सवाल कि रॉयल इनफील्ड के कारतूस में जो चर्बी लगा हुआ है, ये मुद्दा बिल्कुल ही कोरी अफवाह थी, ये बात गलत है। बाद में हमने देखा कि कैनिंग के द्वारा भी स्वीकारा गया कि लगभग चीजों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो ये कोरी अफवाह नहीं थी। दूसरा नंबर, मंगल पांडे बैरकपुर में विद्रोह किया था, लेकिन चर्बी वाले कारतूस के बजाय समान भर्ती सेवा अधिनियम उनका विरोध किया था। तो बिल्कुल गलत बात है। मंगल पांडे ने भी चर्बीदार कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में उन पर दबाव बनाया गया, और ऐसे दबाव बनाने के कारण उन्होंने 2 अंग्रेजों पर गोली चला दी, और इसी वजह से उनको जो है फांसी दिया गया। तो बिल्कुल ये कथन भी गलत है। और लॉर्ड कैनिंग संकट को भांपते हुए जो है बिल्कुल उन्होंने लास्ट समय में आकर ये कहा कि आप लोग जो है अपने हिसाब से जो है चिकनाई बनाने के लिए बनाने के प्रयास करेंगे, वो गाय और चर्बी की अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कथन 1 और 3 बिल्कुल सही जवाब है, और कथन 2 गलत है। तो कथन 1 और 3 सही विकल्प है। आगे हम लोग देखते हैं गुप्त योजना और प्रतीक के बारे में। तो गुप्त योजना देखते हैं कि आखिरकार ये 1857 से रिलेटेड गुप्त योजना की बात क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि 1857 का विद्रोह ऐसे ही नहीं हो गया था। 1857 के विद्रोह होने का कारण था कि पहले से भी लोग नाराज थे। नाना साहेब और अजीमुल्ला खां, रंगोजी बापू सतारा के जो थे, ये सब चाह रहे थे कि मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करना चाह रहे थे, और उसका लगभग डेट भी तय हो गया था 31 मई को।
31 मई को ये विद्रोह होना था, लेकिन 31 मई को ये विद्रोह होना था, लेकिन उस समय कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, जिसके कारण लोगों के बीच सही से ये बात संवाद ठीक से पहुंच नहीं पाया और ये विद्रोह 10 तारीख को ही शुरू हो गया। और एक कारण विद्रोह को जो है कमजोर पड़ जाने का ये भी था कि अलग अलग जगह अलग अलग समय में विद्रोह शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में अलग अलग समय में विद्रोह अलग अलग तरीके से शुरू होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह में काबू पाने का समय मिल गया और वो विद्रोह को काबू कर पाए। वहीं हम लोग देखते हैं प्रतीक के बारे में, तो प्रतीक में कहा जाता है लाल कमल और रोटी, ये दोनों चीज प्रतीक था 1857 के विद्रोह का। कहा जाता है कि लाल कमल के माध्यम से जो है एक विद्रोहियों से दूसरे विद्रोही तक ये खबर पहुंचाने में सांकेतिक रूप से उपयोग होता था। वहीं रोटी का उपयोग समान जनमानस में रोटियों को एक जगह से दूसरे जगह भेजकर प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और अगला सवाल और 10वां सवाल हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की योजना का प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह की गुप्त योजना के पीछे अजीमुल्ला खां और रंगे बापू का मुख्य दिमाग माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। रोटी और कमल के प्रतीकों का प्रयोग केवल सैनिक के बीच गुप्त संदेश भेजने के लिए किए जाते थे, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ सैनिक के लिए नहीं किए जाते थे, आम जनता के लिए भी किया जाता था। इतिहासकार विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसे एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 3 सही है। तो कथन 1 और 3 में तो 1 और 3 तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं विद्रोह के प्रमुख नेता और उनके नियुक्त सलाहकार। नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां, हाँ। वीर कुंवर सिंह के सलाहकार थे अमर सिंह। रानी लक्ष्मीबाई के सलाहकार तात्या टोपे थे और बेगम हजरत महल के साथ सलाहकार जो है अहमद उल्लाह थे। तो ए का नाना साहब अजीमुल्ला खां, ए अहमद उल्लाह, डी तात्या टोपे, सी और तात्या टोपे, बी और बेगम हमाम, बी रानी की लक्ष्मीबाई, तात्या सी। तो हम लोग देखते हैं 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 3 नहीं, 2 3 1 4 गलत। तो आंसर ए सही होगा। आप लोग देखें, रंगे बापूजी गुप्ते के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंगे बापूजी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में कानूनी पैरवी की थी, गलत बात है। इन्होंने सतारा के को जो है बचाने के लिए लंदन में पैरवी करने गए थे, तो ये सही नहीं होगा। इन्होंने 1857 की योजना बनाने में अजीमुल्ला खां का सहयोग किया था, सही है। वे मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किए विद्रोह को संगठित करने के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी सही है। तो कथन 1 गलत था, कथन 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से विद्रोह जो है मेरठ के बाद जो है हम लोग देखते हैं, मेरठ के बाद दिल्ली। हालांकि जो है जब हम लोग बात मेरठ के बाद दिल्ली का है होगा, मंगल पांडे मेरठ का था। मेरठ के बाद ये विद्रोह 10 फरवरी को शुरू हुआ यहाँ। में कितना कंफ्यूजन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली।
1857 के विद्रोह का, अब विद्रोह कहाँ से फैला और कहाँ तक गया, इन चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1857 का विद्रोह जो शुरू होता है वो मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के होते हैं। उनको जो है उन पे जो है वो रॉयल एनफील्ड राइफल चलाने के लिए जो है दबाव बनाया जाता है, और इस दबाव के कारण जो है इस दबाव में वो रॉयल एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर देते हैं, और इस मना करने के कारण उनको जो है अंग्रेजों और इनके बीच एक अंग्रेज और मंगल पांडे के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसमें मंगल पांडे जो है 2 अंग्रेज सैनिक पे जो है हमला कर देते हैं, उन पे गोली चला देते हैं। गोली जब चला देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है 2 अंग्रेजी सैनिक घायल होते हैं, और इसी वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल को फांसी दे जाती है। तो ये जो गोली चलाते हैं मंगल पांडे, इसमें ये दोनों अंग्रेज हैं, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन। तो इसके नाम को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, सार्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग पे गोली चलाते हैं। तो 8 अप्रैल को जो है 8 अप्रैल को बैरकपुर छावनी में जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ये बात आगे बढ़ता है और ये बात जो है मेरठ पहुंचती है, और मेरठ में जो है करीब 90 सैनिकों के द्वारा जो है विद्रोह करने रॉयल एनफील्ड राइफल को उपयोग करने के लिए मना कर दिया जाता है। मना करने के बाद जो है इनमें से 85 सैनिक को जो है 10 वर्षों का सजा हो जाता है। अंग्रेजों के द्वारा 10 वर्षों का सजा दिया जाता है। इस बात से अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। मेरठ छावनी के जो भी सैनिक है, और वो यहीं से विद्रोह को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेरठ छावनी में जो भी 85 लोग बंद थे उनको छुड़ाया जाता है, और छुड़ाने के बाद इस विद्रोह को आगे बढ़ाया जाता है। ये लोग यहाँ से सबसे पहले 10 मई को जेल तोड़ के इनको निकालते हैं, और 11 मई को ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली। बहादुर शाह जफर को अपना जो है विद्रोह का नेता मान लेते हैं, और वहीं से विद्रोह शुरू हो जाता है। विद्रोह दिल्ली पहुंचता है 11-12 मई को। दिल्ली पहुंचने के बाद निकोलसन और हडसन द्वारा विद्रोह को रोकने का प्रयास किया जाता है, और इसी में निकोलसन की मृत्यु हो जाती है, और हडसन अंतिम रूप से विद्रोह को समाप्त करने में सफल होता है। तो इसे हम लोगों ने देखा। तो अगला हम लोग सवाल करते हैं, 1857 विद्रोह में नेताओं का संबंध निम्नलिखित में से मिलान करें। यह प्रश्न विद्रोह के प्रमुख केंद्रों एवं वहां के नेतृत्वकर्ता पे आधारित है। तो दिल्ली में जो है विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। हालांकि ये वास्तविक नेतृत्व तो यहाँ वक्त खां कर रहे थे, इसे भी याद रखिएगा, वक्त खां। वास्तविक नेतृत्व वक्त खां के द्वारा किया जा रहा था दिल्ली में। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व पूछेगा तो बहादुर शाह जफर सही है। तो ए का 3। वहीं देखते हैं कानपुर में नाना साहब विद्रोह कर रहे थे, तो बी का 4। सी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, तो सी का 1। और झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह का संचालन किया जा रहा था, तो 2। तो 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल है 1857 की क्रांति के शुरुआत के संदर्भ में सही कथन को चुने। 1857 की विद्रोह का औपचारिक शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। बिल्कुल सही बात है, औपचारिक रूप से शुरुआत। हालांकि 8 अप्रैल को मृत्यु हुई, ये सब तो घटनाक्रम है, लेकिन 10 मई को जो मेरठ में जो है ये विद्रोह शुरू हुआ, तो इसको वास्तविक और औपचारिक शुरुआत माना जाता है, क्योंकि इसी शुरुआत के बाद जो है विद्रोह आगे बढ़ा मजबूती से।
तो विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर तात्या टोपे को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बिल्कुल गलत बात है, तात्या टोपे को नहीं, बहादुर शाह जफर को। तो केवल एक सही है, सही विकल्प चुनने को लिए बोल रहा है। हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में वास्तविक सैन्य नेतृत्व मैंने पहले कहा वक्त खां ने किया था। बहादुर शाह जफर नेतृत्व, इसको मुखिया बनाया गया, लेकिन वास्तविक नेतृत्व वक्त खां के द्वारा ही किया जा रहा था। बहादुर शाह जफर ने वक्त खां को साहेब बहादुर की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में विद्रोह प्रशासन के लिए गठित परिषद में नागरिक और सैनिक दोनों वर्ग का प्रतिनिधित्व शामिल था। जहां दिल्ली में जो शामिल किया गया उसमें नागरिक और परिषद गठित किया गया, उसमें नागरिक और सैनिक दोनों प्रकार के प्रतिनिधि शामिल थे। तो इस कथन में दोनों ही कथन सही हो जाएगा। 17वां अभ्यास प्रश्न देखते हैं। जॉन निकोलसन वह ब्रिटिश अधिकारी थी जिसकी मृत्यु दिल्ली के विद्रोह को दबाने के दौरान हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था उसी को दबाने के दौरान निकोलसन की मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट हडसन ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले के अंदर से गिरफ्तार किया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हडसन ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था, लेकिन लाल किले के अंदर से नहीं किया था। इसे गिरफ्तार किया था, मकबरा क्या था, किसका मकबरा था? हाँ सॉरी, जामा नहीं, अरे औरंगजेब का कुछ था। हाँ, हुमायूं के मकबरा से, सॉरी, ये लोग हुमायूं के मकबरा में जाके छिप गए थे। तो हुमायूं के मकबरे से अंग्रेजों को इनके एक मित्र ने बता दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, वहीं ये गलत होगा। तो केवल ऑप्शन 1 सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के पतन और सम्राट की गिरफ्तारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाही बख्श वह व्यक्ति था जिसने हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए बहादुर शाह जफर की जानकारी अंग्रेजों की दी। बिल्कुल सही बात है, इलाही बख्श ने। लेफ्टिनेंट हडसन सम्राट की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटों की हत्या खूनी दरवाजे के पास कर दी। ये दोनों ही सही बात है। इलाही बख्श ने बता दिया अंग्रेजों को कि बहादुर शाह जफर जो है छुपा हुआ है यहाँ क्या कहते हैं, हुमायूं के मकबरे में। और लेफ्टिनेंट हडसन जो है जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया तो उसके बाद उसके सामने ही उनके पुत्र की हत्या कर दी, ताकि बाद में ये उत्तराधिकार की लड़ाई न लड़ सके। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा जो है विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। और विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैंपबेल। लखनऊ में विद्रोह का शुरुआत 30 मई को हुआ, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। वहीं अन्य जगह 4 जून 1857 देखने को मिलता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहला बात, लखनऊ में विद्रोह को कौन रोका? तो कैंपबेल ने रोका। तो इसे भी याद रख रही है। 2 चीज तो हमेशा याद रखिएगा कि लखनऊ में विद्रोह कर कौन रही थी? तो बेगम हजरत महल। और रोका किसने? तो कैंपबेल। अगर इससे भी ज्यादा आपके अंदर याद करने का क्षमता हो तो विद्रोह शुरुआत कब हुई? तो 30 मई को, और मार्च 1858 में विद्रोह को समाप्त कर दिया गया कैंपबेल के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रख ले। आगे हम लोग देखते हैं 19वां सवाल। लखनऊ में 1857 में विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लखनऊ में विद्रोहियों ने बर्जिस कादरी को नया नवाब घोषित किया था। बिल्कुल सही बात है, बर्जिस कादरी को नया नवाब घोषित किया गया था विद्रोहियों के द्वारा। चिन्हट के युद्ध में सर हेनरी लॉरेंस ने विद्रोहियों को बुरी तरह पराजित किया था। चिन्हट के युद्ध में हेनरी लॉरेंस ने विद्रोहियों को बुरी तरह पराजित नहीं किया, बल्कि विद्रोहियों ने ही हेनरी लॉरेंस को मजबूती से धोया था। तो कथन 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। कॉर्नेल कैंपबेल वह ब्रिटिश अधिकारी था जिसने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। ये बात बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। इसे हम लोग देख लिए। आगे 20वां सवाल हम लोग देखते हैं। 20वां
मौलवी अहमदुल्लाह शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1857 के विद्रोह के दरमियान फैजाबाद में नेतृत्व किया। बिल्कुल सही बात है। उनके अनुयायी उन्हें डंका शाह के नाम से जानते थे। बिल्कुल, इनके अनुयायी इनको डंका शाह कहते थे, क्योंकि ये जब निकलते थे तो इनके सामने डंका बजता रहता था। और ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। तो मौलवी अहमदुल्लाह अंग्रेजों के लिए बहुत परेशानी के सबब थे। तो ये 1, 2 और 3 सभी सही हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कानपुर के नाना साहब जो थे, जिन्हें धोंधू पंत भी कहा जाता था, इनके द्वारा जो है कानपुर में विद्रोह को संभाला गया और इनकी सहायता कर रहे थे तात्या टोपे, और इसे भी कैंपबेल द्वारा ही इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। 5 जून को शुरू होता है और 6 सितंबर तक ये विद्रोह चलता है। आगे हम लोग देखते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ये विद्रोह शुरू होता है। तात्या टोपे इनकी भी मदद करते हैं और हीरोज के द्वारा जो है ग्वालियर में झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है। जगदीशपुर में जो है विद्रोह का नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। विलियम टेलर एवं बेंसी टायर के द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। इलाहाबाद में जो है लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और कर्नल नील के द्वारा विद्रोह को दबा दिया जाता है। वहीं फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व अदीमुल्लाह जी करते हैं और जो है 1858 में जॉन रेनार्ड के द्वारा ये विद्रोह दबा दिया जाता है। तो फतेहपुर और फैजाबाद में कई बार जो है कंफ्यूजन होता है। जैसे नायक अजीमुल्लाह हैं फतेहपुर के और फैजाबाद के अब्दुल्ला हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। कई बार जो है आपको ये परेशानी का अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह जो हैं फैजाबाद में हैं, वहीं आप यहाँ देखेंगे कि अजीमुल्लाह फतेहपुर के हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान से रखिएगा। कंफ्यूजन पैदा करने के लिए जाहिर सी बात है जानबूझ के और इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। और हम लोग देखते हैं बरेली में जो है नेतृत्व कर रहे हैं खान बहादुर खान, और कैंपबेल या बेंसी टायर ने इसको भी जो है इस विद्रोह को भी समाप्त कर दिया। फैजाबाद में मैंने कहा मौलवी अहमदुल्लाह, और इसको गवर्नर जनरल रेनार्ड के द्वारा जो है इस विद्रोह को रोक दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति की घटना के बारे में किसने क्या कहा। तो 1857 की क्रांति के घटना के बारे में यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ऐसा जॉन लॉरेंस सिले ने कहा। जॉन लॉरेंस सिले ने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पामस्टर ने कहा यह केवल सैनिकों का विद्रोह था, जिसका कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कथन में कई बार पूछ दिया जाता है। तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा? तो जॉन लॉरेंस सिले ने कहा। यह केवल सैनिकों का विद्रोह था, जिसका कारण चर्बी युक्त सैनिकों के कारतूस थे, ऐसा पामस्टर ने कहा। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध, टी.आर. होम्स ने कहा। टी.आर. होम्स एक बकलोलवा था, वो बोला कि भारतीय लोग बर्बर हैं और हम अंग्रेज लोग जो इन पे अत्याचार कर रहे हैं वो सब हैं। तो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच ये युद्ध हो रही है। तो अब कौन क्या कह दिया, लेकिन कह दिया तो याद कर लीजिए। कहने से पहले लाज नहीं लगा वो अलग बात है। धार्मिक उन्माद का आरोप, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ऐसा रीज बोला। ये भी बेशर्म है, रीज बोल दिया बेशर्मी से कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। कि वो बोल रहे थे कि भारतीय हिंदू और मुस्लिम धर्मांध हैं, वो अपने धर्म में अंधे हैं, हम ईसाई बहुत सब लोग हैं, हम भारतीयों पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती हम लोगों को भगाने का प्रयास कर रहा है। जबकि आप लोग देखिएगा कि लगातार ईसाई नियम के द्वारा भारतीय हिंदू को ईसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था। तो इसको भी आप लोग देखेंगे
कि एल.आई. रीज के द्वारा जो है कहा गया कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। षड्यंत्रों का सिद्धांत या अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिमों का षड्यंत्र था। ये जेम्स आउट्रम कहा और डब्ल्यू टेलर का। कहने का कुछ भी कह दे, एक बार याद करने को ये सब क्वेश्चन क्यों ही पूछता है आयोग, पता नहीं, फालतू में इस सब को जला देना चाहिए, या सब ये सब विचार को जो है ना बाथरूम में टांग देना चाहिए, सम्मान होते रहेगा। विद्रोह नहीं राष्ट्रवाद, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली और अशोक मेहता ने कहा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर ने कहा। यह एक करवा विश्लेषण, यह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, मजुमदार जी ने कहा। डॉक्टर एस.एन. सेन, क्रांति का प्रारंभ युद्ध और संघर्ष के रूप में हुआ, अंत में यह स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में बदल गया, ये कौन कहा? डॉक्टर एस.एन. सेन। और आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन है? चलिए आगे हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग करीब 45 क्वेश्चन को जल्दी में देख के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने मैं ये प्रस्तुत कर दे रहा हूं और तेजी में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का कारण क्या था? प्रभावी संगठन का अभाव, उद्देश्य एकता का अभाव, नेतृत्व को एकीकृत तरीके का अभाव, इसमें से सभी, बिल्कुल सभी। थोड़ा सा इसको, हाँ, बिल्कुल सभी। प्रभावी संगठन का अभाव था, संगठन अलग अलग, लोग अलग अलग जगह लड़ रहे थे। उद्देश्य में एकता का अभाव था, सबका एक उद्देश्य नहीं था, और नेतृत्व सही तरीके से लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा था। ये सब हम लोगों ने पहले देखे। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया? कानपुर में नेतृत्व कौन किया? रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब। तो बिल्कुल नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से अंग्रेज और जमींदार थे। शिक्षित वर्ग से कोई मतलब ही नहीं था, उद्योगपति से कोई मतलब ही नहीं था, किसान तो खुद ही नेतृत्व में शामिल थे, तो सी ही। छठा सवाल, अच्छा छठा कैसे हो जाएगा, चौथा सवाल नहीं देखे हम लोग। 18 नेताओं की एक सूची को उनके क्षेत्र की सूची के साथ मिलाएं। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर। ए हजरत महल, लखनऊ। डी मौलवी अहमदुल्लाह, फैजाबाद। डी क्या हो गया? बी खान बहादुर, बरेली। सी तीन चार दो एक सी आंसर होगा। ये 70वीं बीपीएससी का सवाल है, ध्यान से आप लोग देखिए। 70वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, और ऊपर भी हम लोग इसको कर चुके हैं। किसने पिछली बार 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मैंने उस समय भी कहा, तो बी.डी. सावरकर ने कहा कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। आगे हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी सही है,
नाना साहब कानपुर, हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह मेरठ। गलती, कुंवर सिंह बिहार। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर। बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? रंगून, रंगून भेज दिया। वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति के एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? बिहार के किस स्थान से था, आप लोग बताइए। बिहार के किस स्थान से था? पटना, गया, सासाराम, जगदीशपुर। तो जगदीशपुर, आरा से इनका संबंध था। आरा जगदीशपुर से। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था। 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन, राजकुमारों के प्रति अंग्रेजों की अभिवृत्ति में परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन का अंत और मुगल साम्राज्य का विघटन। देखिए इसमें लगभग चारों आपको सही लगेगा। सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन इसी तरह का क्वेश्चन पैदा करता है, क्योंकि इसमें सब चीज सही लगेगा, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कारण क्या कह रहा है? तो सबसे प्रमुख कारण यह है कि 1857 की क्रांति के बाद अब भारत पे क्राउन सीधा अपना अस्तित्व जमा ली और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब जो है भारत में अधिकार नहीं रह गया। तो जाहिर सी बात है सी आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो पेशवा घोषित किया। बिहार टीआरई क्लास 6 सेट में पूछा गया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। वहीं 1857 के विद्रोह में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग बताइए। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? कुंवर सिंह बिहार, नाना साहब आबाद। देखिए मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, नाना साहब कानपुर से संबंध था इनका, कानपुर से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं था? लक्ष्मीबाई थी ही, नाना साहब थे ही, तात्या टोपे थे ही, ये दिलीप सिंह थे जिनकी सहभागिता नहीं थी। नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम बालाजी बाजीराव था। इन्हें धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है। धोंदू पंत कई बार पूछ देता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि नाना साहब का पहला नाम नाना साहब है, बालाजी बाजीराव भी है और धोंदू पंत भी है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? तो शुरुआत बैरकपुर छावनी से ही मानी जाती है। औपचारिक शुरुआत तो बैरकपुर हमारे सही आंसर होगा। 17-16 के बाद, हाँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1857 में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भर की? तो 10 मई को। 10 मई को बैरकपुर छावनी से जो है सैनिक विद्रोह करके निकल चुके थे। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों द्वारा विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सॉरी ये मेरठ होगा यहाँ, मेरठ, वही तो हम बैरकपुर, मेरठ। 1857 में के विद्रोह बैरकपुर में अंग्रेजों विद्रोह की शुरुआत किसने की थी अंग्रेजों के विरुद्ध? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में और हाँ और मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया। तो यहाँ मैंने मेरठ लगाया था, यह गलत लगा दिया, सॉरी। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। 17 नंबर का आंसर मेरठ होगा। प्रथम स्वतंत्रता शुरू कहाँ हुआ था? 10 मई को तो शुरू यहीं से हुआ था। 10 मई को विद्रोह का शुरुआत, अगर
स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से हुआ था? तो शुरुआत तो मेरठ से ही हुआ था 10 तारीख को। हालांकि उससे पहले विद्रोह किया गया था, लेकिन सिर्फ मंगल पांडे विद्रोह किए थे तो उनको फांसी भी दे दिया गया था। तो नहीं, मेरठ ही सही होगा, 17 का सी मेरठ सही होगा। झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। 21 नंबर, किसने 1857 और 1858 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था? सब लड़े थे भाई। 22वां सवाल, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? घेरे की नीति, चर्बी वाले कारतूस, व्यपकत का सिद्धांत, ईसाईयत का प्रचार। तात्कालिक कारण हमेशा ही कहे कि चर्बी वाला कारतूस था, बाकी कारण तो सभी थे। 1857 के विद्रोह, 1857 की क्रांति के कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए? तो नाना साहब चले गए। हालांकि तात्या टोपे भी जा रहे थे, और ये क्या कहते हैं, बेगम हजरत महल भी गई थी, लेकिन नाना साहब चले गए थे, तो बेगम हजरत महल इसमें ऑप्शन ही नहीं है। और तात्या टोपे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मुखबिरी के कारण मारे गए। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? मंगल पांडे विद्रोह किए बैरकपुर से। मंगल पांडे विद्रोह का शुरुआत बैरकपुर से किए, लेकिन असल में विद्रोह का शुरुआत 10 मई को मेरठ से ही हुआ। ज्यादा सही आंसर मेरठ होगा उस क्वेश्चन का। हालांकि इसका तो सही होगा, मैं बैरकपुर के 34 इन्फेंट्री। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे को। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ह्यूरोज अंग्रेज ये युद्ध रोकने में भी, मतलब झांसी की रानी के हत्या में भी ह्यूरोज ही थे, और ह्यूरोज ने ही ये शब्द कहा था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन में से जुड़ा हुआ है? तो भगत सिंह, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो तात्या टोपे का नाम जुड़ा हुआ है। बाकी लोग तो उस समय विद्रोह के समय थे भी नहीं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर ली थी? झांसी की रानी। अंग्रेजों से लड़ते हुए झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हो गई थी? ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही विद्रोह का कारण न था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों के आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारी तो सक्षम थे ही, लेकिन उनको नौकरी ही नहीं दी जा रही थी। बाकी सब तो कारण था ही। इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, अब्दुल्ला, बेगम जीनत महल, इसमें सभी ने भाग लिया था सक्रिय रूप से भाई साहब। 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? सैन्य श्रेष्ठता, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सही बात है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत विचारधारा नहीं थी, ये भी सही बात है। सभी भाग समर्थनों का अभाव था, सभी वर्गों के समर्थनों का अभाव, बिल्कुल सभी हो जाएगा। 31वां सवाल देख लीजिए। 32वां सवाल 47वें बीपीएससी प्री में पूछा गया कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली रॉयल एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 33वां सवाल आप लोग देख लिया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद में अहमदुल्लाह शाह था, जो बिल्कुल कट्टर दुश्मन था, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर देख लिया है।
आगे हम लोग 35वां सवाल को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, इकबाल, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। 45वें बीपीएससी प्री का सवाल है, निम्नलिखित वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? कौन भाग ही नहीं लिया? तो खेतिहर मजदूर भाग लिए, कृषक भाग लिए, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया। तो सॉरी, 2 और 4 सही हो। 1857 विद्रोह का 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? असफल रहने का हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बिल्कुल गलत। किसी अन्य सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये सही हो सकता है। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र, ये भी सही है लेकिन प्रमुख कारण नहीं है। जमींदारों की सहभागिता, ये भी नहीं। तो 2 आंसर, बी आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 38वां सवाल हम लोग देखते हैं। 38वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 को विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटरन और डब्ल्यू.सी. टेलर ने इसे एक षड्यंत्र कहा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में जो है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह प्रस्ताव पढ़ा गया था। आप लोग कहाँ पढ़ा गया था इसके बारे में कमेंट में लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठित किया? तो पील आयोग आया था। पील आयोग के माध्यम से जो है सेना में बहुत सारे सुधार किए गए। कुछ क्षेत्र विशेष और कुछ जात विशेष के आधार पे जो है सेना का गठन किया गया। पहले जो 1:5 की रेशियो थी, 1 अंग्रेज पे 5 भारतीय सैनिक, उसको बदलकर इस रेशियो को 1:2 कर दिया। अब 1 अंग्रेज सैनिक पे 2 भारतीय सैनिक होंगे। इन सब चीजों को पील आयोग के द्वारा बदला गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों का चयन किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण बिल्कुल नहीं, पूर्व में बंगाली और उड़िया नहीं, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत के जो लोग जो है विद्रोह में भाग नहीं लिए थे 1857 के विद्रोह में और अंग्रेजों की मदद की थी, उन लोगों को लिया गया। किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के रूप में शुरू हुआ था और यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो एस.एन. सेन के द्वारा ये कहा गया कि ये घटना जो है प्रारंभ में धार्मिक रूप में शुरू हुआ लेकिन बाद में राष्ट्रीय रूप ले लिया। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश? मैंने पहले ही बताया कि तात्या टोपे नेपाल जा रहे थे लेकिन इसी दरमियान में जो है कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, उनके मित्र ही थे शायद, उन्होंने शिकायत कर दी और वो पकड़े गए। निम्नलिखित रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहब कानपुर, लियाकत अली दिल्ली, कुंवर सिंह बिहार। लियाकत अली दिल्ली नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है 44 का आंसर जो है सी हो जाएगा। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन के करीब सीधे सीधे देखा और करीब 45 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के देख लिए। आगे जो है बीपीएससी 72 डे 1 का दूसरा पार्ट जो कि पॉलिटी है वो आएगा, तो आप लोग उसे भी ध्यान से देखें। इससे आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज 1857 की क्रांति का लगभग सवाल को समाप्त कर दिया गया। इसी तरह बीपीएससी 72 जो है डे 1 का दूसरा क्लास पॉलिटी के रूप में आ रहा है और उसमें हम लोगों ने संविधान संशोधन से रिलेटेड चीज़ों पे बात की है। एक क्लास में एक चैप्टर को समाप्त कर दिया जाता है, तो आप लोग 1857 की क्रांति को पढ़ ही लिया होगा। डे 1 का दूसरा चैप्टर जो है आप लोग जो है पॉलिटी को पढ़ेंगे। अगले क्लास से हम लोग जो है 2 चैप्टर एक साथ लाने का प्रयास करेंगे और 1.5 घंटे में दोनों को समाप्त करेंगे। जैसे हिस्ट्री के साथ हम
बिहार स्पेशल को ले आएंगे और पॉलिटी के साथ हम लोग करेंट अफेयर्स को ले आएंगे। और जो है एक दिन में 2 वीडियो आपको जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं होता है तब तक देखने को मिलेगा। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब करीब 150 क्वेश्चन पर डे आप लोगों को कराया जाएगा। ये आप लोग एक तरह से भरोसा मानिए और तैयारी में लग जाइए। बीपीएससी 72वीं में अब कोई ज़्यादा समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो है डे 1 का दूसरा किस्त आप लोगों को बहुत जल्द करीब करीब इस वीडियो के अपलोड होने के 1-1.5 घंटे बाद मिल जाएगा। तो आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।